डियर बच्चा लोग, देखो बेटा, जो बच्चे हमारे अभी अभी 11th से 12th में आए हैं, नो डाउट उन्होंने सिलेबस 12th का देख लिया होगा बायो का, जिसमें 16 चैप्टर्स हैं। और अभी मैं बता दूं आपको, कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर ना पहले जेनेटिक्स पढ़ा दीजिए या इवोल्यूशन पढ़ा दीजिए, क्योंकि स्कूल में कुछ वहाँ पे टेस्ट वगैरह इस तरह की कंडीशंस हैं। देखो चीज़ बता रहे हैं आपको कि आप ना रिएक्टिव अप्रोच को रखना छोड़ दीजिए। मतलब ये है कि आप जेनेटिक्स या इवोल्यूशन तक अगर पहुंच गए हैं तो ये मान चलिए कि आपका सिलेबस तो बचे ही नहीं। फिर भाई 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो इसका मतलब अगर स्कूल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे सीक्वेंस में चलना है। जिस ऑर्डर में सिलेबस को लगाया गया उस ऑर्डर में ही पढ़ना है। हर एक चैप्टर में भले ही वो आपको लगे कि भाई ये तो बहुत टफ चैप्टर नहीं है तो इसको हम बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि शुरुआत के बहुत से जो चैप्टर हैं उनमें कई सारे कंसेप्ट ऐसे जिनका कि नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होना है। तो ऐसे में आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल तो मैं बता दूं आपको कि आपके पास अभी एनसीईआरटी होनी चाहिए 12th की, एक नोटबुक और एक पेन। चीज़ों को हम लोग वैसे डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, जिसमें पैराग्राफ वाइज आगे बढ़ेंगे और वहाँ से कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं जो आपके एकेडमिक एज वेल एज नीट के पर्पज से, उनको देखते हुए चलेंगे। और उसके बाद जो है वो आप जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर वगैरह जो है वो देते रहिएगा रेगुलरली, जो भी मैं पूछूंगा आपसे। तो देखो यहाँ पे माइंड को मेकअप करने के लिए, जैसा कि हमेशा से ही चैप्टर की शुरुआत में कुछ बातें दी गई होती हैं। अच्छा, ये पहली हमारी यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जो नो डाउट देखिए प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में कहा गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, फिर ह्यूमन बीइंग में कहा गया है। तो उससे पहले जो एक जनरल सा रिप्रोडक्शन जो है तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, या उसको लेके जो क्या उसके जो है कंक्लूजन है या फिर बेसिकली क्या उसके बेसिस है, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन किया गया। तो पहला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फंडामेंटल बेसिस क्रिएट करता है आपका, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, कि रिप्रोडक्शन को लेके कौन कौन सी डिफरेंट टाइप के जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर कंडीशंस जो है वो आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग का पैराग्राफ देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, तो उसमें सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे लाइफ स्पान के बारे में। देखो लाइफ स्पान के बारे में बात जो है उन्होंने बताई है, ये है क्या, ये टर्म है वहां पे आपको पता है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये पीरियड है एक तरह का, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। देखिए जब आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हो ना बेटा, या कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब काफी ज्यादा अपनी उनकी अपनी वैल्यू होती है उस स्टेटमेंट में। यहाँ तो जो नेचुरल वर्ड है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें जो उसकी स्पीसीज है, वहां पर उसकी जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की जो टाइमिंग है, जो टाइम पीरियड उसको कहा गया, उसका लाइफ स्पान। अब देखो ये अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। मतलब वहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि 1 डे यानी फ्यू डेज से लेके आपका 1000 ईयर्स तक हो सकता है। फ्यू डेज की बात करोगे तो आपके कुछ बहुत ही आर्थ्रोपोडा के जो है कुछ एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप जो है हायर अगर बात करोगे, हायर जिसका लाइफ स्पान होता है उसमें आपका बनी एंट्री आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि लाइफ स्पान जो है वो ठीक है, बर्थ टू नेचुरल डेथ हो गया। अच्छा, नॉर्मली अगर सिर्फ डेथ लिखा बर्थ टू डेथ तो ये ज़्यादा अच्छा या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। नेचुरल डेथ जो है बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, लाइफ स्पान के लिए उसको डिफाइन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब जब आप देखते हो तमाम तरह के एग्जाम्पल्स, अब एक बात बताइए, अमूमन आपने क्या देखा होगा कि बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं या बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जिनका साइज का छोटा है तो लगता है कि लाइफ स्पान उनका कम है, या बड़ा साइज है तो लगता है कि लाइफ स्पान ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आप देखते हो मॉस्किटो बहुत छोटा है तो लाइफ स्पान उसका कम है, एलिफेंट बड़ा तो लाइफ स्पान ज़्यादा है। नो डाउट इस चीज़ें देखो हमारे आसपास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो बॉडी का साइज है वो कोरिलेट कर रहा है किससे, आपका लाइफ स्पान से। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो लाइफ स्पान है वो lifespan is not necessarily correlated with their size। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम देखें तो उसके साइज से उसका कोरिलेशन जरूरी नहीं है कि वो हो। वहां पे जो एक मेन जो आपका वर्ड है ना वो लिखा है नेसेसरली। ज्यादातर आप देखते हो कि भाई जो लाइफ स्पान है ना वो अगर ऑर्गेनिज्म का साइज कम है तो वो कहीं ना कहीं कम लाइफ स्पान होगा, ज्यादा साइज है तो ज्यादा। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि भाई वो चीज वहां से कोरिलेट हो। एग्जांपल के तौर पर उन्होंने क्या दे रखा, उन्होंने कहा कि अगर आप जो है वो क्रो को देखिए,
क्रो और पैरट। अच्छा एक चीज बता दें आपको, जब आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना तो उसमें एक पेज में एक साइड में आपके कुछ एनिमल्स जो है कुछ ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं वहां पर, उनका पर्टिकुलर नीचे की तरफ लाइफ स्पान मेंशन किया गया, कुछ का आपको फाइंड आउट करके लिखना है। तो ये आपके लिए छोटा सा वर्क है, गूगल पे आप उसको ना पर्टिकुलर जो भी है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म रखा है उसका लाइफ स्पान जो है वो आप वहाँ से फाइंड आउट करके लिख सकते हो। हालांकि थोड़ा सा ये अलग अलग साइट पे आपको वेरी करता हुआ मिलेगा, बट वहाँ पे लिखा हुआ भी नीचे की अप्रॉक्स जो है वहाँ पे लाइफ स्पान है वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो देखो क्रो और पैरट के बीच में आप देखोगे तो साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लाइफ स्पान में काफी ज्यादा डिफरेंस है। पैरट का लाइफ स्पान क्रो से ज्यादा होता है काफी। इसके अलावा वहां पे एक और एग्जांपल दे रखा है, कौन सा, मैंगो और पीपल का। देखो बेटा मैंगो और पीपल का देखा जाए लगभग साइज इक्विवेलेंट है, लेकिन दोनों में जो लाइफ स्पान का डिफरेंस है काफी ज्यादा है। तो उन्होंने इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए ये दो एग्जांपल दिए। अब देखो क्वेश्चन यहां से ऐसा आ सकता है आपके सामने कि लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज, ठीक है, जस्टिफाई इट विद देयर एग्जांपल्स। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वहां पे कि स्टेटमेंट जो आपको दिया गया उसको जस्टिफाई करने के लिए आप अपने पास से कुछ एग्जांपल्स को दीजिए। तो कहने के आपको ये दो एग्जांपल वहां पे मेंशन करेंगे तो आसानी से उसका आंसर जो है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद उन्होंने ये बताया कि भाई तमाम तरह के जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, लाइफ स्पान चलो ठीक है वो भी एक अलग मैटर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइफ स्पान जो भी हो किसी का, लेकिन फिर भी डेथ तो सबकी आनी है। वहां पे मेंशन किया है कि डेथ जो है वो इनएविटेबल दे रखा है उन्होंने। और उन्होंने एक चीज बताई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वहां पे कि एग्जेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी सभी की डेथ वहां पे होती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को वहां पे माना गया इमॉर्टल। तो वहां पे क्वेश्चन भी डिराइव हो रहा है, वहां पे मेंशन भी किया गया है कि व्हाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हमारे हैं ये क्यों है इमॉर्टल? इसका मतलब ये है, देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे मान लीजिए आपने अमीबा को ले लिया, ठीक है। अमीबा के केस में क्या होता है, जैसे ये अमीबा अभी छोटा है, ठीक है, अभी ये साइज में इंक्रीज होगा, मतलब इसमें ग्रोथ होगी और ये मैच्योर हो जाएगा। ये अमीबा मैच्योर हो गया है। अब यहाँ पे क्या आप देखोगे कि इसकी डेथ होगी, ये ओल्ड होने के बाद इसकी डेथ होगी, इसकी डेड बॉडी मिलेगी, ऐसा नहीं है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की खास बात ये है कि जब ये मैच्योर होते हैं तो वहां पर क्या होता है ना, उसके बाद ये डिवाइड हो जाते हैं माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके 2 न्यू अमीबी तैयार हो जाएंगे और ये फिर से अपनी साइकिल को ना स्टार्ट करेंगे। ये सब ऐसे कहानी चलती रहेगी, मतलब किसी भी तरह से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आपको डेड बॉडी नहीं मिलेगी। आफ्टर मैच्योरेशन दे डिवाइड इन दे डिवाइड इन डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर इमॉर्टल है तो उसकी वजह क्या है कि मैच्योरिटी के बाद उनमें हो जाता है सेल डिवीजन, और वो कहीं ना कहीं उनकी जो डेड बॉडी है वो आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो नेचुरल डेथ जैसी कंडीशन आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी। आप जबरदस्ती उसको मार दो वो एक अलग बात है, बट नेचुरल डेथ जो है वो आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी। ये वहां पे चीज मेंशन की गई है। तो देखो एक जो हमारा पहला पैराग्राफ है वहां से 2-3 क्वेश्चंस डिराइव हो रहे हैं, ठीक है, उनको देखते हुए चलिएगा। और इसके अलावा लास्ट में उन्होंने कहा है कि पूरे प्लेनेट अर्थ पे, जो हमारे पूरे प्लेनेट अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है, तमाम तरह की जो आप स्पीसीज देख रहे हो, जैसे मान लीजिए मॉस्किटो के लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मॉस्किटो अपने जब से पैदा उसके बाद से देख ही रहे हो। तो क्या ऐसी वजह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका लाइफ स्पान जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेट है, उसके बाद भी वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट रहता है? तो उसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि भाई रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वहाँ पर उनकी नंबर्स जो है वो आती रहती हैं और जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी वहाँ पर मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे जो है उन्होंने एक्सप्लेन की है। और इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करने की बात आएगी। तो बता दूं आपको, वीडियो को ना बेटा यहाँ पे पॉज करके आप क्या करिएगा, पहले पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो भी वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस डिराइव हो रहे हैं उनको देखते हुए चलिएगा। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। तो इसके बाद उन्होंने कहा है कि चलिए अब तो हम पहुँच जाते हैं कहाँ, रिप्रोडक्शन पे। तो देखिए फाइनल जो कह सकते हैं मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन ही है और उसके डिफरेंट टाइप्स की बात करें। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, ये चैप्टर मतलब इससे जो रिलेटेड आपकी नॉलेज है आपने 10th में पढ़ा हुआ, मतलब 10th में आपने रिप्रोडक्शन ए सेक्स और सेक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर उसको ना पढ़ें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। और देखो जब तक कि आप थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है आप उसको उस डेप्थ से नहीं पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं थ्योरेटिकल कि उनको समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी तरह से किसी भी लाइन को छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना, थॉर्डली आप पूरा शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है।
और उसके बाद ही फिर जो आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे उनमें उनका इम्प्लीमेंटेशन होता चला जाएगा और वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको ऐसा जान के कि भाई ये पहला चैप्टर है, इसमें तो सिर्फ जनरल सी बातें दे रखी रिप्रोडक्शन के बारे में, इसको आप छोड़ दें, इसको आप स्किप कर दें, सेकंड चैप्टर पर डायरेक्ट पहुंच जाएं, ऐसी गलती ना करिएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो डेफिनेशन में तमाम तरह की आप डेफिनेशन जो है वो मेंशन कर सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखी होती हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है वो भी आप लिख सकते हो। बाकी देखिए डेफिनेशन तो ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज़ है यहाँ पर कि भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा मैं अगर कहूँ यहाँ पर कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि दिस प्रोसेस मतलब रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? देखो सिंपल सी बात है, अभी अभी हम लोगों ने बात की कि यहाँ पर पूरे प्लेनेट अर्थ पे जो तमाम तरह से आपको इंडिविजुअल्स लगातार दिखाई दे रहे हैं काफ़ी समय से, तो वहाँ पर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रिप्रोडक्शन लगातार उनमें होता आ रहा है और स्पीसीज जो है ना वो एग्जिस्टेड है। मतलब स्पीसीज जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या होता है 70-80 ईयर्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन क्या आप देख रहे हो हजारों सालों से इंसान तो बना हुआ ना अर्थ पे। तो इसका मतलब यहाँ पर स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल्स के लिए तो भाई जो न्यूट्रिएंट्स है, खाना पानी, वो सब सारी चीजें जरूरत है, बट यहाँ पर स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए जो है ना रिप्रोडक्शन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से गलत हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा कि रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, ठीक है। तो चलिए रिप्रोडक्शन के बारे में डेफिनेशन या सिग्निफिकेंस, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है, जो भी हम लोगों ने टाइप्स पढ़े हैं, एसेक्सुअल एसेक्सुअल, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसाइड करेगा या वो सिलेक्ट करेगा कि भाई उसको कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जो है ना अचीव करना, कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑब्टेन करना है। तो वहां पर कुछ फैक्टर्स मेंशन किए गए, तो वहां पर आप देखोगे कि फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह सकते हो आप। तो उन्होंने कहा पहला दे रखा वहां पे कि हैबिटेट। देखिए हैबिटेट बहुत हद तक मैटर करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए फ्रॉग की बात करें, तो अगर वो एक्वाटिक कंडीशन में रह रहा है, ठीक है, या कोई अदर एनिमल टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रह रहा है, या कोई डिजर्ट में मान लीजिए और ज़्यादा हार्श कंडीशन में रह रहा है, तो वहाँ पर उनके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं ना वो वेरी करेंगे। तो हैबिटेट बहुत हद तक मैटर करता है वहाँ पर कौन से टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो हैबिटेट के बाद रखा वहाँ पे इंटरनल फिजियोलॉजी। देखिए इंटरनल फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म की कैसी है, नो डाउट आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वहाँ पर वो मोर एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो मोर एनर्जी कंज्यूमिंग है तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो किस ग्रेड का होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ग्रेड का होना चाहिए। मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी तो होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन होंगी, तभी वहाँ पर वो अफोर्ड कर पाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो यहाँ पर इंटरनल फिजियोलॉजी भी कहीं ना कहीं मैटर करेगी कि ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ना इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी कुछ दे रखे हैं। अदर फैक्टर्स में आप अपने पास से इंक्लूड कर सकते हो वहां पर फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो वो किसी अदर मतलब किसी पहले टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे अनफेवरेबल आती हैं उसके बाद किसी दूसरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ मैटर करेगी कि उनके आसपास का जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल उनके फेवर में हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आपका रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस, और उसके बाद जो है वो कहना है फैक्टर्स जो ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई कौन से टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने फिर क्या दे रखा है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है जैसे मान लीजिए आपका एसेक्सुअल
और सेक्सुअल, पहले भी आप पढ़ चुके हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए वहां पर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे डिटरमाइन होगा कि वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल है या सेक्सुअल। देखिए जैसा हमारी एनसीईआरटी में गिवन है हम उसी की बात कर रहे हैं। कोई भी अगर आप साइड बुक लेते हो तो हो सकता है कि ये चीज थोड़ा सा डिफर करें, बताऊंगा आपको कहां पर डिफर कर सकती है। ठीक है, देखो उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उन्होंने कहा कि अगर वहां पर सिंगल इंडिविजुअल इस्तेमाल हो रहा, अगर कोई एक ही इंडिविजुअल जो है वो रोल प्ले कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है रिप्रोडक्शन में, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये सेक्सुअल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए वहां पर टू जो है वो इंडिविजुअल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, सेक्सुअल। वहां पर लिखा उन्होंने अपोजिट सेक्स। ठीक है, तो यहां पर जो बात उन्होंने क्लियर कट दे रखी है एनसीईआरटी में कि अगर ए सेक्सुअल है तो सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही इस्तेमाल होगा, सिंगल इंडिविजुअल ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर सेक्सुअल है तो वहां पर टू इंडिविजुअल इस्तेमाल होंगे। देखो नो डाउट यहां पर तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल इस्तेमाल नहीं होंगे, दो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल में जो है वो बहुत सारे हमारे ऐसे केसेस हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म ना हर्माफ्रोडाइट है, या फिर वो कह सकते हैं कि वो बाइसेक्सुअल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि भाई इंडिविजुअल तो एक ही है ना, तो इंडिविजुअल एक ही है वहां पर, लेकिन उसके पास बोथ जो है वो सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है या प्लांट बॉडी में। तो वहां पर अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कंसीडर करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीजें वेरी कर सकती हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर सिंगल नंबर में इस्तेमाल हो रहा है कोई इंडिविजुअल तो वो ए सेक्सुअल है, अगर दो इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल। तो यहाँ पर इसको हम बाई पेरेंटल और यूनी पेरेंटल में कन्वर्ट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, यूनी पेरेंटल और एक होता है बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल मतलब जब वहां पर दो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होंगे, मतलब एक मेल और एक फीमेल अलग अलग बॉडी। ठीक है, और यूनी पेरेंटल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, इंडिविजुअल तो एक ही है, बट उसमें बहुत सेक्स ऑर्गन है। जैसे हमारी पंपकिन ले लिया आपने पी प्लांट ले लिया, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में तो जो है प्लांट्स भी आएंगे आपके। तो इस कंडीशन में इसको यूनी पेरेंटल और बाई पेरेंटल में भी कहने की कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन ये साइड बुक में ही आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में ऐसा गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़ा सा रफली हम लोग क्या समझेंगे कि भाई ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में बेसिक डिफरेंसेस हैं क्या। ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। चलिए पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कि भाई यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, इन्वॉल्वमेंट, तो ए सेक्सुअल में कितने होंगे, ऑलवेज वन, हमेशा एक ही जो है वो इंडिविजुअल आपका जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक, अच्छा यहां पर जैसे कुछ केसेस की बात करें सेक्सुअल के केस में, सेक्सुअल के केस में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि नो डाउट हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई टू इंडिविजुअल्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि भाई टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अपोजिट सेक्स की हम बात करेंगे, अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए वहां पर। ठीक है, और बाकी जो है, लेकिन आप स्टार डाल के लिख सकते हो यहां पर कि मे बी वन, मतलब यहां पर कुछ केसेस में जब यूनिपेरेंटल वाली बात आएगी तो वहां पर आपको एक ही इंडिविजुअल इस्तेमाल होगा, बट वहां पर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल कहलाएगा वो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर गैमेट फॉर्मेशन, देखिए गैमेट्स फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात करें, क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। देखिए सुनने में तो अभी अगर आप देखोगे तो लगेगा कि भाई गैमेट्स का जैसे नाम आता है तो दिमाग में ना फर्टिलाइजेशन ये सारी बातें आती हैं, तो लगेगा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। फिर तो जबकि ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर में अकर हो सकती है भाई। ठीक है,
सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो ऑलवेज, मतलब गैमेट फॉर्मेशन हमेशा ही होगा, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि गैमेटेंजिया या फिर एक तरह से मान लीजिए कि कुछ जो है अगर हम फंगस की बात करें तो नो डाउट कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि अपोजिट जो कंडीशंस होती है वहाँ पर अपोजिट स्टेन की बात करें वो सब जो है वो फ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्यूजन जो है बेसिकली आपका होगा। अच्छा, गैमेट फॉर्मेशन की जो बात है वो यहाँ पर आपका मेंशन की गई एनसीईआरटी में, तो हम उसी हिसाब से उसको समझेंगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर हम बात करें यहाँ पर नेवर, यहाँ पर ऑलवेज। ऐसे समझिएगा आप यहाँ पे कि जो गैमेट फॉर्मेशन की बात है ये कुछ केसेस में गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है ना वही फ्यूज हो जाते हैं, जैसे फंगस के केस में आपने 11th में पढ़ा होगा, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन फिर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स जो है वो सेल्स जैसी कंडीशन वहाँ पे होती हैं या फिर ऑर्गन जैसी कंडीशन वहाँ पे होती है जिनका फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, हमेशा होती है, लेकिन आप कुछ केसेस में आप स्टार डाल के सकते हो कि वहां पर नहीं भी होती, लेकिन फिर भी वहां पर गैमेट लाइक कंडीशंस जो है ना वो वहां पर फ्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका ए सेक्सुअल में कभी नहीं होगा, ठीक है। सेक्सुअल में हमेशा फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की बात आएगी, या फिर जो है वो जो आपके अदर कोई अगर पार्ट है, मान लीजिए अदर कोई ऑर्गन है, मान लीजिए जैसे फंजाई की भी मैंने बात की, तो फंजाई की भी जो पर्टिकुलर जो उसके हाइफे वगैरह है अगर उनमें फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पर भी जो है वो फ्यूजन कहलाएगा या फर्टिलाइजेशन ही कहलाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आपको हमेशा मिलेगा कहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा अगर हम बात करें वेरिएशंस की, अगर हम बात करें तो देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि पर्टिकुलर एक ही इंडिविजुअल से सारा जो है वो हो रहा है, तो किसी भी तरह के ज्यादा चांस नहीं होते वेरिएशन के, तो वहां पे लो चांस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। यहां पर मोर चांस, यहां पर लोग यहाँ पे लेस चांसेस जो है वो आपके किसके होंगे, वेरिएशन के होंगे। यहाँ पर मोर चांस होंगे वेरिएशन के। अच्छा, मोर चांस वेरिएशन के क्यों होंगे, तो नो डाउट आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पर जो है वो अपोजिट जो है वो सेक्स की तरफ से जो है वो गैमेट्स आएंगे या जो भी पर्टिकुलर है उनका फ्यूजन होगा। तो दो अलग अलग सोर्स है वहां पर किसके, जीनोम के, और यही वजह वहां पर फ्यूजन होने के बाद थोड़ा सा वैरायटी में चेंजेस आने की बात होती है, वेरिएशन के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा मोर कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लेस कॉम्प्लेक्स है कंपेरेटिव टू जो है इस सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोर कॉम्प्लेक्स है आपका। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका मोर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वहां पर गैमेट्स की फॉर्मेशन, उनका फ्यूजन और उनके फ्यूजन के बाद तमाम तरीके अदर जो एक्टिविटीज होती है वो सब होना। तो यही वजह है कि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका मोर कॉम्प्लेक्स है देन लेस कॉम्प्लेक्स। बाकी कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह के जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों ने फैक्टर्स में अभी अभी पढ़ा कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इंटरनल फिजियोलॉजी बेसिकली अगर मान लीजिए बहुत पुअर ग्रेड का ऑर्गेनिज्म है तो रेयरली ही वो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करेगा, ज़्यादातर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही ऑप्ट करेगा। तो ये बेसिकली एक तरह से हम लोगों ने कंपैरिजन सा पढ़ा है, और इसमें हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मिले आपको, बट जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है हम लोगों ने एज इट इज उसको जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया है कि अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए आप, यहाँ पे ऐसा कौन सा करेक्टर है जो एक तरह से एक्सक्लूसिव है पर्टिकुलर किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा ऐसा करेक्टर है जो एक तरह से बहुत एक्सक्लूसिव है, तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गैमेट्स फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है, वहां पर तो है ही। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें तो उस केस में भी एक्सेप्शनल केसेस है कि वहां पर सिंगल इंडिविजुअल जो है वो आपका इस्तेमाल हो। अच्छा, फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो इस सेक्सुअल में कभी नहीं होगा, सेक्सुअल में हमेशा ही होगा गैमेट्स फ्यूज हो या वहां पर पर्टिकुलर जैसे अदर वेजिटेटिव पार्ट वहां पर फ्यूज हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूजन जो है वो हमेशा ही आपको मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है वहां पर आपका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी अगर एक्सक्लूसिव आपका करेक्टर है तो वो क्या है, फ्यूजन ऑफ जो है वो सॉरी फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन आप कह सकते हैं उसको, गैमेट्स की बात हो या फिर वहां पर पर्टिकुलर
जो है वो अदर वेजिटेटिव जो है पार्ट्स की फ्यूजन की बात हो, लेकिन फ्यूजन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये जो है वो आपका एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बाकी में थोड़ा सा इधर उधर जो है वो एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो सकता है, मैं बता दूं आपको कैसे। क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि which among the following is या are defining property, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। पहला हो गया यहाँ पर मान लीजिए वेरिएशन दे दिया उन्होंने, बी दे दिया उन्होंने आपका जो है वो फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और सी उन्होंने दे दिया आपका गैमेट फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस कह दिया उन्होंने, ठीक है। और डी दे दिया उन्होंने आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कुछ जनरली आप सीधे सीधे जाओगे तो दिमाग में क्या आएगा कि वेरिएशन की बात हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो होते ही है। फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन भी है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस भी होती है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव लगा दो। क्यों आप ऑल ऑफ द अबव लगा दोगे? क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता क्या है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में 11th में पहले चैप्टर में है, लेकिन शायद आप अब तक भूल चुके होंगे। बता दूं आपको, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ उसी ग्रुप में हो, अदर किसी ग्रुप में ना हो, पहली बात। दूसरा, उस ग्रुप के हर इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बात है वो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, फ्यूजन मिलेगा। और ए सेक्स में फ्यूजन नहीं है। देखिए वेरिएशंस की बात करें, ए सेक्स में भी वेरिएशंस है, भले ही बहुत कम हो वेरिएशंस के चांस। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, ए सेक्स में भी है, ठीक है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन चारों में से आपका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस वहां पे मल्टीपल चॉइस भी बन सकते हैं आपके, अपने पास से भी आप देखिए बनाते चलिएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है जब नीट में कोई भी क्वेश्चन आपका आता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो तमाम तरह के जो जब आप पढ़ोगे, देखो तो पढ़ते पढ़ते ना आपको भी इस चीज़ का पता लगता रहेगा कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो खुद से जो है ना पूरा जो आपका उसमें दे रखा है चैप्टर में जो थ्योरी दे रखी है उसको जो है ना थॉरली पढ़ने की कोशिश करिएगा। बीच बीच में वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, उसके बाद आप आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आगे जो है उन्होंने पर्टिकुलर एक मोड को लिया है और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। जैसे मान लीजिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले बात की उन्होंने अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नो डाउट ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सिंगल इंडिविजुअल्स का जो है वो इस्तेमाल होना, इन्वॉल्वमेंट होना। लेकिन यहाँ पे जो खास बात यहाँ पे मेंशन की गई वो ये कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये ए है और इसके ना ये 4 जो है वो क्या है, ऑफस्प्रिंग है। ये 4 क्या है, उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं। मान लीजिए इनको हमने बी सी डी और ई मान लिया। तो यहाँ पे खास बात ये है कि इनके बीच में मतलब ये चारों आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के कैसे होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे। और यहाँ पे एक टर्म दे रखा आपका जेनेटिकली, मतलब पहले दे रखा उन्होंने मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, और दूसरा दे रखा उन्होंने जेनेटिकली। देखो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है बाहर से दिखने वाली बात, ठीक है, बाहर से दिखने में सिमिलर होना। तो मॉर्फोलॉजिकली, और जेनेटिकली का मतलब जीनोम भी जो है ना वो सेम होना। तो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली ये क्या है, ये सारे के सारे आपस में क्या है, सिमिलर है। बात को सुनिएगा फिर से, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वो सी के बिल्कुल दिखने में भी सिमिलर है, जीनोम भी सेम है। और यहाँ पर ए जो है ना इसका जो पेरेंट है उसके साथ भी इसका जीनोम बिल्कुल मैच कर रहा है और मॉर्फोलॉजिकली भी वो इसी के सिमिलर है। तो ये वहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है। तो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली जब वहाँ पर सिमिलरिटी मिलेगी आपको तो उसके लिए हम नया टर्म इस्तेमाल करते हैं क्लोन। तो क्या ये आपस में क्लोन है?
बिल्कुल, ये आपस में क्लोन हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से क्या है ना, इनमें सिमिलरिटी है। ठीक है, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें ये थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़े से अलग है, मैंने आपको बताया। बाकी इसके तमाम तरह के मोड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले उन्होंने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जो वहाँ पे कंडीशंस हैं, टाइप्स हैं, उनको डिस्कस किया है। उसके बाद कुछ वहाँ पर मल्टीसेलुलर में भी आपका जो है, जैसे एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें तो उनमें भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, फिर उसके बाद सेक्सुअल के बारे में। तो काफ़ी कुछ इसमें इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग अभी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले उसके बाद जो चैप्टर देखिए, जो आपकी यूनिट है ना रिप्रोडक्शन, इसमें जो उसके बाद के चैप्टर है ना, उनमें पहले चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। और पहले ही चैप्टर में कई सारे अभी चीज़ें बाकी रह गई जो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और अच्छे से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग यहाँ तक इसको पढ़िएगा, और इसके बाद एसेक्सुअल के जो टाइप्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।